बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स and our today's topic is Lewis concept of acids and bases, which is on page number 25 till page number 26 of your textbook. इससे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं. द फर्स्ट वन इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड द सेकंड वन इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा दैट एसिड ऐसा सब्सटेंस है दैट ऑन डिसोसिएशन इन वाटर रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, और बेस ऐसा सब्सटेंस है दैट इन डिसोसिएशन इन वाटर रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन. लेकिन कुछ लिमिटेशंस की वजह से हमने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दोनों ने अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट पेश किया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चूंकि एक ही बात पर बेस करता था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, तो हम इसको इकट्ठा रीड करते हैं. उसके हिसाब से एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन किसी दूसरी स्पीशी को डोनेट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगी, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी. This can be anything like water, like ammonia, which can accept this proton. This will act as basis. तो इसी में ही एक और कॉन्सेप्ट था विच वॉज अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी एसिटिक एसिड CH3COOH which reacts with water to form acetate ion and hydronium ion. तो इसमें हमने पढ़ा क्योंकि एसिटिक एसिड ने अपना प्रोटॉन वाटर को ट्रांसफर कर दिया, तो एसिटिक एसिड यहाँ पर ये जो एसिड है प्रोडक्ट में एसिटेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस. Similarly, the water which is accepting the H positive proton from acetic acid is acting as a base here, and its product which is hydronium ion is a conjugate acid. लेकिन इसमें भी वही लिमिटेशन थी कि प्रोटॉन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, उसके बावजूद जो है वो एसिड या बेस के तौर पर एक्ट करती हैं. कईयों के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, कईयों के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकें. स्टिल देयर कैरेक्टरिस्टिक मैच विद एसिड एंड बेस. तो उसके बाद हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट पेश किया गया बाय ल्यूइस. The Arrhenius and Bronsted-Lowry concept दोनों की चूंकि बहुत ज़्यादा limitations थी, so G.N. Lewis in 1923 he proposed a more general and broader concept. According to this, an acid is a substance which can accept a pair of electrons, while base is a substance which can donate a pair of electron. इससे हमारा जो पीछे दोनों वाले दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें और क्लैरिफाइंग हो जाती है. यानी पीछे वाले कॉन्सेप्ट जो कि एक प्रॉपर किसी जो है वो स्पीशी पर बिलोंग कर रहे थे, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पे था और एक प्रोटॉन के ट्रांसफर पर था, वो सारे जो इश्यूज थे वो इस कॉन्सेप्ट में रिजॉल्व हो गए. और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा, चाहे वो आयन हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट पीछे डोनेट हो रहा था, यहाँ एक्सेप्ट है, accept a pair of electron, पीछे था donate a proton, यहाँ पर है accept a pair of electron, तो वो एसिड होगा. और बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा. आप लोग ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने 9th में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नाम से पढ़ चुके हुए हैं. तो इसी को ही हम रिकॉल करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया. अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान में रिएक्शन देखें और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए हम यहाँ देखेंगे कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, एक्स्ट्रा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये लोन पेयर अमोनिया जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बोरोन को ट्रांसफर कर देता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया है अमोनिया ने, तो अमोनिया किसके तौर पे काम कर रही है, बेस के तौर पर. और दूसरी जगह पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड ने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है, तो ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड. इस तरह से जो हमारी बात थी, जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस में पढ़ी थी कि अमोनिया एक बेस है, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रूव हो जाती है कि अमोनिया एक बेस है. और वो किस वजह से बेस है, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है जो कि वो किसी दूसरी स्पीशी को ट्रांसफर कर सकती है.
और जब ये आपस में इनका ट्रांसफर मुकम्मल हो गया तो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडक्ट। Similarly, let's take another example. In your chapter number 4 of your class 9, आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल की एक एग्जांपल पढ़ी थी। लेट्स रिकॉल दैट एग्जांपल। हमारे पास है अमोनिया NH3, अमोनिया हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, जिसमें से 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। स्टिल इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जो इसने किसी के साथ शेयरिंग में हिस्से नहीं ले रहे। दे आर फ्री टू बी शेयर्ड एंड दीज आर लोन पेयर्स। एंड व्हेन any species which requires this proton to complete its outermost shell, जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी स्पीशीज जिसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ताकि वो अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सके, जब वो इसके पास आएगी तो शेयरिंग होगी। अब ये जो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर कर रहा है। सो अमोनिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज एक्टिंग एज अ बेस, क्योंकि इट इज डोनेटिंग ट्रांसफरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन जो कि इसको एक्सेप्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। और इस ट्रांसफर के बाद जो हमारी एक ओवरऑल स्पीशीज तैयार होगी, आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर वी विल कॉल दैट species to be an adduct. So this is an adduct, NH4 positive and adduct species. So the cation can also act as an Lewis acids, क्योंकि H positive आयन एक cation है तो वो भी एक एसिड के तौर पे काम कर रही है। तो product of any Lewis acid based reaction, it is a single species which we call adduct. Mark this definition. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर हम इस हिसाब से डिफाइन करें तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट या और एक्सेप्ट करने के बाद जो एक हमारा प्रोडक्ट बनता है बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में शामिल होगा। सो इससे हम एक ये जनरलाइजेशन बना सकते हैं दैट एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इसी तरीके से अब हमने जो कि दोनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं, तो इस एग्जांपल में हमें ये मालूम हुआ कि जो ज़्यादातर हमारी दोनों एग्जांपल्स में जो बेस थी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, यानी कि जितनी भी आप ल्यूइस बेसिस पढ़ेंगे उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लोन पेयर मौजूद होगा। इसी तरह अगर हम एसिड्स पर आए तो हमने 2 किस्म के एसिड्स पढ़े, वन वाज BF3 एंड द अदर वन इज H पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज हैं, प्रोटॉन भी या और इसके अलावा मुख्तलिफ आयंस, पॉजिटिव आयंस विल एक्ट एज एसिड्स क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसी तरीके से इन केस ऑफ BF3 जो एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, इस BF3 में भी बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, तो ये भी जो है वो एज एन एसिड एक्ट करेगी। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं दैट एसिड्स क्या होंगे, एसिड्स ऐसी स्पीशी होंगी दैट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम, जैसे BF3 में बोरोन सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन FeCl3 आयरन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। All of these have 6 electrons around them or therefore they have the ability to accept the electron pair, they will act as Lewis acids. On the other hand, cations can also act as Lewis acids, जैसे हमने H पॉजिटिव आयन के एग्जांपल से देखा, तो बहुत सारे cations हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत सारे cations जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कमी है, they can act as Lewis acids। बस ये है कि कुछ की कैपेबिलिटी, रिएक्शन कैपेबिलिटी कम होगी और कुछ की ज़्यादा, जैसे कि कुछ सम cations लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, इनको पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम है। तो लेकिन ये नहीं है कि ये एसिड्स के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे, दे विल एक्ट एज एन एसिड्स बट देयर कैपेबिलिटी इज वेरी लो। ऑन द अदर हैंड, आयंस लाइक hydrogen, proton, the silver ion, they have the greater electron accepting tendency, therefore they can act as an Lewis acids। इनकी capability, reaction capability दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा होगी।
इसी तरीके से बेसिस क्या होंगी, तो बेसिस ऐसी स्पीशीज दैट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अमोनिया में हमारे पास है, अमाइंस में, अल्कोहल्स में, अमोनिया, अमाइंस एंड अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऊपर डॉट्स हैं, दीज आर द लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 1, एंड अल्कोहल्स हैव 2 लोन पेयर्स। इसी तरह से हमारे पास पीछे एम्फोटेरिक स्पीशी थी वाटर, जो कि एसिड के तौर पे भी काम कर रही थी और बेस के तौर पर भी। अब अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है जिसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, चूंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ल्यूइस बेस। तो अब जो पीछे हमारा कॉन्सेप्ट था कि वाटर एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, वाटर बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, यहाँ पर वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाता है। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस जैसे कि क्लोराइड आइन, साइनाइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइंस, दे विल एक्ट एज ल्यूइस बेसिस, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं विच कैन बी डोनेटेड टू एन अदर स्पीशीज। So next you have your assessment, which is what is adapt. Can a Lewis base be a Bronsted base? This is a very conceptual question which I want you to research for that, कि क्या जो टॉपिक आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से जो ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन थी, क्या ल्यूइस बेस उसी से मिलती जुलती है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। So what is neutralization reaction according to Lewis concept, and what is a Lewis base justify? 3 क्वेश्चन तो आपको आपके टॉपिक में से मिलेंगे। थर्ड 1 क्वेश्चन जो है यू हैव टू रिसर्च फॉर दिस, एंड दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जस्ट टू टेस्ट योर माइंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।